हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज क्लास पाँचवीं आज आपकी आपको पता ही है केस स्टडी की हम वो पढ़ रहे हैं आईपीसी की केस स्टडी। और ये आपके 1997 से 2020 तक के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के केस स्टडी के क्वेश्चन आए हैं वो हम करा ही रहे हैं। और आपको पता है सब कुछ घुमा फिरा के वही पूछा जाता है। सो ये पाँचवीं क्लास है, 7 अक्टूबर तारीख है। और प्लीज़ यार अगर आप चैनल पर नहीं हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को प्लीज़ एक बार शेयर कर देना जरूर। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं करता हूँ क्लास स्टार्ट अपनी। ठीक है, ओके, ऑल इज ओके। आपको पता है पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। पीडीएफ अवेलेबल नहीं है तो भाई पीडीएफ क्योंकि हमारे पास में राइट इक्विपमेंट नहीं है तो ये आपको भाई नोट करना पड़ेगा इतना तो इतना तो आप जहमत उठा लो, पेन उठाओ, पेंसिल उठाओ और कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि जब एग्जाम नियर होगा ना, बिल्कुल नियर एंड ईयर, तब प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पता है कल राजद्रोह तक करा था हमने, 124 धारा ए, 124 ए। और उसके बाद में कोई भी विवाद आज तक ना पूछा गया है, 23 साल हो लिए उससे, ना डायरेक्ट 200 धारा 292 में सीधा पहुंचते हैं। उसके बीच में जो वाद था कोई भी वाद नहीं पूछा गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। वाद आपको बहुत कम करने पड़ेंगे, 50 से 60 वाद होंगे, मैंने पहले ही बताया था। तो 50 से 60 वाद तो आपको याद करने पड़ेंगे। उसी के साथ में धाराएं भी करा ही रहा हूँ मैं, जो जो जिस जिस बात से संबंधित है धारा की क्लास में ले चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखें तो रंजीत डी उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1965 वाद किस धारा से संबंधित है। इसमें मैं और भी वाद कराऊंगा। तो ये धारा है आपकी 292। धारा 292 में क्या है कि अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय या बेचना जिसे देखने के बाद व्यक्ति के मन में बुरे विचार उत्पन्न हो, तो वो धारा 292 के अंदर आएगा। क्या है, रंजीत डी उदेसी बनाम महाराष्ट्र राज्य, धारा 292। धारा 292 क्या है कि अश्लील पुस्तक आदि का विक्रय करना और जिससे देखने के बाद में व्यक्ति के मन में बुरे विचार उत्पन्न हो। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और था इसी में, फिर एक वाद हुआ। पहले तो ये हुआ, फिर एक वाद और होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें फिर जो धारा थी इसमें ये अपडेट दिया गया, क्या छूट दी गई। चंद्रकांत बनाम महाराष्ट्र राज्य 1970, जो ये चंद्रकांत बनाम महाराष्ट्र राज्य है, इसमें क्या कहा गया कि कला एवं साहित्य में काम और नग्नता या भाग अश्लील नहीं माना जा सकता। मतलब पहले तो ये था धारा 292 जब बनी थी स्टार्टिंग में कि कोई भी नग्न वस्तु या नग्न पिक्चर कुछ भी हो तो आप सजा के हकदार हो। पर जो चंद्रकांत बनाम महाराष्ट्र राज्य का जो वाद हुआ था उससे बाद में 5 साल बाद में, ये 1965 में, 1970 में ये वाद हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो वो थी जो अपडेशन करी थी इस धारा में, क्या था कि जो कला एवं साहित्य में काम और नग्नता, आपने देखा होगा जो पहले जो पुराने, अगर आप पीछे जाओगे तो बहुत सी मूर्तियां ऐसी हैं जो नग्न है, पूरी तरह से कपड़े भी नहीं पहनाए गए और कुछ भी नहीं। तो अगर हम उसका चित्रण करेंगे तो उसके हिसाब से तो हम जब भी वही है भाई, सीधी सी बात है, दोषी हैं, क्योंकि इसमें अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय बेचना बिल्कुल गलत है, नग्न चीज भी हम बेच नहीं सकते। तो इसमें कहा गया कि जो कला एवं साहित्य से संबंधित काम है उसमें अगर नग्नता या कोई भाग ऐसा है जो अश्लील है तो उसको अश्लील नहीं माना जा सकता। अगर कोई नग्न फोटो है और उसको अखबार में हम छाप दे जिसमें एक स्त्री खड़ी है, उसका पूरा शरीर उसमें दिख रहा है, पर वो एक तरह से कला का या साहित्य का या फिर इतिहास का, कला भी हो सकती है, वो कोई मूर्ति बनाए, या साहित्य से संबंधित हो सकता है या फिर हिस्ट्री से संबंधित हो सकता है। तो अगर कोई नग्न वस्तु छपती है तो वो एक तरह से इस धारा से मतलब जो इस धारा में जो 292 है इस धारा से दंडनीय नहीं होगा। तो ये चंद्रकांत बनाम महाराष्ट्र राज्य, इससे मैं ये भी ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड है, बार बार पूछा जाता है, ये तो आता ही आता है। ठीक है, अब देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और भाई इससे मोस्ट मैं मानता नहीं, ये जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, किताब्दी मंडल का मामला किस धारा से संबंधित है। तो यह आपका धारा 299 आपराधिक मानववध। एक तो होता है आपराधिक मानववध और एक होती है हत्या। आपने पढ़ा होगा हत्या मैं अगली धारा में कराऊंगा। जो आपराधिक मानववध है उसको धारा 299 में डिफाइन किया गया और इसमें अभी बहुत से वाद हैं इसी धारा में, वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है, इसी धारा में किताब्दी मंडल के बाद में बहुत से और भी वाद हैं, वो भी मैं कराऊंगा, तो अभी रुके रहना। तो हत्या तो धारा 300 में आती है और आपराधिक मानववध ये धारा 299 में आता है। हत्या में और आपराधिक मानववध में क्या फर्क रखता है, देखिए, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे मृत्यु होना संभव है और यह ज्ञान रखते हुए कि उस कार्य से मृत्यु की संभावित है।
मतलब कोई भी ऐसा कार्य है, किसी ऐसे आशय से किया गया हो कि भाई इससे मृत्यु होगी होगी, तो वो हत्या में जोड़ा जाता है, ठीक है। या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे मृत्यु होना संभव है, वो हत्या में जुड़ता है। और यह ज्ञान रखते हुए कि उस कार्य से मृत्यु संभावित है, उसको भी हत्या कहा जाएगा। और जो मानववध होता है, मानववध, हत्या का मतलब है कि उसका आशय था कि भाई मैं इसको मारूं, या फिर कोई ऐसी चोट, जैसे मान के चलो मैं तुम्हें गोली मार दूं, मुझे पता है कि मैं गोली मारूंगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो वो हत्या में जोड़ा जाएगा। मैं तुम्हें कोई ऐसी चोट मार दूं, सिर पर सरिया उठा के मार दूं, तुम्हारा सिर फोड़ दूं, मुझे पता है कि उस चोट से तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, तो उसमें भी आपको हत्या के जो धारा 300 है उसके हिसाब से दंड मिलेगा। और यह ज्ञान रखते हुए कोई भी कार्य ऐसा करो जिससे मृत्यु संभावित है, वो भी हत्या में जुड़ेगा। और जो मानववध है, जो मानववध है, ये जो धारा 299 में मानववध दिया गया, इसमें क्या है, यदि कोई अचानक एवं गंभीर प्रकोपन के कारण आत्म संयम खो बैठता है और प्रकोपन दिलाने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, अथवा भूल या दुर्घटना किसी अन्य की मृत्यु कारित कर देता है, तो वह हत्या का दोषी न माना जाकर आपराधिक मानववध का दोषी होगा। ये इसमें दिया गया है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए, यदि कोई अचानक एवं गंभीर प्रकोपन के कारण आत्म संयम खो बैठा है, इसमें तो क्या है, अचानक, अचानक से जैसे तुम्हारा मेरा विवाद हो जाए, किसका, ओके, तो ये ऐसा है कि भाई इसमें तो अचानक से प्रकोपन आ गया, इसमें पहले से ही मेरा आशय था कि मैं इसको मारूंगा। तो इसमें और इसमें यही डिफरेंस है। मैं आपको वाद के द्वारा समझाऊंगा पूरा, वाद के जो वाद होगा उसके द्वारा मैं समझाऊंगा, इस वाद का पूरा मैं आपको बताऊंगा, इस वाद में क्या क्या हुआ था, तब आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अचानक प्रकोपन एवं गंभीर प्रकोपन के कारण जो आत्म बल खो दे या प्रकोपन दिलाने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे, वो मानव वध में गिना जाएगा, जो अचानक होगा। या फिर भूल, भूल से मतलब क्या है कि जैसे मान के चलो मैंने कोई गड्ढा खोद दिया, कहीं मैं शिकार करने गया हूँ जंगल में, मैंने कोई गड्ढा खोद दिया कि भाई इसमें जो है कोई जानवर आएगा, इसमें फंस जाएगा और मैं इसको मार के अपना खाना बना के खा लूंगा। मतलब पहले लोग ऐसे करते थे, पर ऐसा क्या हुआ, भूल से कोई और व्यक्ति आ गया वहां पर, और उस व्यक्ति में वो बंदा उस गड्ढे में गिर गया, उसमें मैंने निकोली चीज लगा रखी थी, तार लगा रखे थे, जैसे ही वो उस पर गिरा उसकी मृत्यु कारित होगी, तो उसको हत्या के आरोप में उसको जेल नहीं होगी, उसको मानव वध के, आपराधिक मानव वध के हिसाब से जेल होगी। जो इसका दंड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। या फिर दुर्घटनावश, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ और आगे से कोई एकदम रोड पर अचानक से कोई आ जाए और उसका एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटल में ले जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मुझ पर हत्या का जो केस है वो नहीं लगेगा, जो आपराधिक मानव वध है उसके हिसाब से मुझे सजा मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। और जो मर्डर है, हत्या है, उसका मैं धारा 300 में कराऊंगा। फिर भी मैं इन दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ कि जो हत्या में है उसमें तो भाई मेरा पहले ही आशय था कि मैं इसको मारूंगा, या फिर कोई ऐसी चोट मारूंगा जिससे कि उसकी हत्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। पर यहाँ अचानक से हुआ एकदम, मुझे गंभीर प्रकोपन मतलब गुस्सा आया, आपने मुझे कुछ ऐसी बात बोल दी, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने, तुम्हारा मेरा झगड़ा हो गया, मतलब मेरा कोई आशय नहीं था पहले से ही कि मैं तुम्हें मारूंगा, झगड़ा करूंगा, वो अचानक हुआ और मैंने उठा के कुछ मार दिया और किसी की मृत्यु कारित होगी, तो वो आपराधिक मानववध कहा जाएगा। देखिए, आपराधिक मानववध में हत्या से कम सजा मिलती है, ठीक है ना। बहुत से केस ऐसे होते हैं, जो बड़े बड़े वकील होते हैं, जो उनके क्लाइंट होते हैं पैसे वाले, अगर वो किसी की हत्या भी कर दें तो कुछ साक्ष्य ऐसे बना देते हैं जिसको आपराधिक मानव वध में गिना जाए, क्योंकि आपराधिक मानव वध में आने के बाद में जो सजा है वो कम हो जाती है। इसकी मैं बताऊंगा इसकी क्या सजा मिलती है, कितनी कम मिलती है। अब मैं इस वाद से समझाता हूँ, एक बार और समझ में जाएगा मानव वध क्या होता है। जो किताब्दी मंडल एम का मामला था, इस वाद में क्या हुआ था बताता हूँ मैं। इसमें अभियुक्त ने अपनी पत्नी अपनी 9 वर्ष की पत्नी की पीठ पर नंगे पैर से प्रहार किया था। इस आघात से वह जमीन पर गिर पड़ी और तुरंत मृत्यु हो गई। ऐसा हुआ, ए था और ये था बी, ठीक है। तो बी इसकी पत्नी है, ठीक है, ए पति है और बी इसकी पत्नी है, इन दोनों का किसी बात पर झगड़ा हो गया, तो ए ने इसके पेट पर लात मार दी। अब उसका मन तो था नहीं कि भी मैं इसको लात मारूंगा और ये मर जाएगी। अचानक हुआ, ए को गुस्सा आया और उसने अपनी पत्नी पर पेट पे लात मार दी, और भाई पेट में लगने के बाद में उसकी बेचारे की मृत्यु होगी। तो इसमें इसको हत्या का दोषी नहीं माना गया था, इसको मानव वध के हिसाब से इसको दोषी माना गया था। और इसमें अब दूसरा देखिए, इसमें देखो क्या है, जहां हल्की
जहाँ हल्की फुल्की कृत्य से मृत्यु हो वो आपराधिक मानववध कहलाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है। इसमें व्यक्ति का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जैसे एक्सीडेंट आदि। जैसे मान के चलो इसमें मेरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थोड़ी था, तो ये आपको समझना पड़ेगा। जो अचानक से चीज़ हो जाए या फिर जिसमें मेरा कोई आशय ना हो, जैसे गुस्से में मैंने कुछ कर दिया या एक्सीडेंट हो गया या कुछ भूल हो गई ऐसी, उसकी वजह से कोई मृत्यु हो जाए, तो हत्या का कोई मेरे पे केस नहीं लगा सकता। मेरा एक्सीडेंट अगर मेरी गाड़ी के सामने कोई आ जाए तो मैं मानव वध के जो वो है दंड है उसके हिसाब से मैं दंडनीय होऊंगा, ना कि हत्या के। ठीक है। एक और बात बताता हूँ मैं आपको। लक्ष्मण कालू 1968 का मामला था ये। इस मामले में क्या हुआ, इस प्रकरण में अभियुक्त ससुराल से अपनी पत्नी को लिवाने गया था। ऐसा था, इस बंदे की इसकी बीवी से लड़ाई होगी और भैया ये चले गए, इसकी बीवी रूठ के चली गई अपने मायके। तो ये अपनी बीवी को लेने गया अपने ससुराल में। तो जैसे ही वो गया, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा भाई विदाई के प्रश्न पर। तो जब विदाई की बात आई कि भाई मैं अब लेके जा रहा हूँ इसको, तो उसके साले से उसका विवाद हो गया। साले से विवाद हो गया। साले से जैसे ही विवाद हुआ उसे गुस्सा आ गया, तो उस पास में चक्कू था, चक्कू उठा के उसने अपने साले के सीने में बलपूर्वक चाकू से प्रहार कर दिया, जिसमें साले की मृत्यु होगी। तो अब इसके परिवार वालों ने इस पर धारा 300 के तहत हत्या का मुकदमा हत्या का मुकदमा चलवा दिया। और जो हत्या का मुकदमा है इसका जो दंड दिया गया है वो धारा 302 में दिया गया है। धारा 300 के हिसाब से कि भाई इसको हत्या है, और 302 लगवाई कि भाई इसको धारा 300 के तहत 302 में दंड मिले। पर जो है, जब कोर्ट में ये मामला गया तो जब उसमें निकल के आया सामने, तो उसमें ये हुआ कि भाई इसका पहले से आशय नहीं था कि मैं साले को जाकर मारूंगा वहां पे। वो तो अचानक से इन दोनों का विवाद हुआ, और भाई इन दोनों का जैसे विवाद हुआ तो वो अचानक से हुआ है, तो इसको हम आपराधिक मानव वध कहेंगे, ना कि आपराधिक हत्या। ठीक है। तो ये है, बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपराधिक हत्या में पहले से ही आशय होता है, और जो आपराधिक मानव वध होता है वो अचानक से होता है। ठीक है। या फिर एक्सीडेंटली या फिर भूल से हो जाता है। देखो, मानव वध में साजिश नहीं होती, अचानक से होता है। वैसी तरीके से कृत्य नहीं होता। ठीक है। यहाँ पर मृत्यु की प्रबल संभावना नहीं होती, और ऐसे कार्य जिससे वो नहीं जानता कि मौत होगी या फिर ऐसी चोट लगेगी उससे मृत्यु हो जाए। भाई हमें क्या पता, अब मैंने गुस्से में आके चक्कू तो मार दिया, मुझे पहले से थोड़ी पता था कि चक्कू मार के इसकी मृत्यु हो जाएगी, मुझे पता ही नहीं था। तो ये है। एक बात और है, इसको भी लिख लेना आप, कि श्री नारायण का मामला 1947। तो ये जो आपराधिक मानव वध है इसमें 3 वाद हुए हैं, इन तीनों को लिख लेना। जो मानव वध का दंड है धारा 304 में दिया गया है। धारा 304 में मानव वध का दंड दिया गया है। दंड क्या है इसका, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। ठीक है। आज या तो आजीवन कारावास होगा, ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा, या फिर 10 वर्ष तक का जुर्माना, या 10 वर्ष तक का कारावास या फिर जुर्माना, इन दोनों में से एक वो कोर्ट में देगा। अब हत्या में देखते हैं, आगे हत्या में चलते हैं। हत्या में बताता हूँ मैं, हत्या में मानव वध में क्यों इसके ऊपर वकील जैसे मान के चलो कोई अच्छे पैसे वाला आदमी है, कुछ गलती कर दे उसका बच्चा, तो वो बच्चे वकील को पकड़ेगा, तो वो कोशिश करता है कि जो उस पर हत्या का आरोप है उसको आपराधिक मानव, पहली बात तो वो बरी करवाने की सोचेगा, पर जब उसको लगेगा कि भाई नहीं काम चल रहा तो सजा होनी होनी है, तो आपराधिक मानव वध का जो धारा है उससे उसको दंडनीय करवाने की पूरी वो करता है कोशिश। तो क्यों करता है, क्योंकि इसमें जो दंड है वो आजीवन कारावास का है या फिर 10 वर्ष तक का कारावास है। तो कोर्ट जहां तक है, इसमें 99% जो कारावास होते हैं वो 10 वर्ष तक के कारावास होते हैं। आजीवन कारावास इसमें कभी कभी होता है। पर जो हत्या वाला मामला है, अब हत्या वाले मामले में बताऊंगा कि इसमें क्या चक्कर है। KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य, रिपीटेड 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 क्वेश्चन है ये। KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य 1962 वाद किस धारा से संबंधित है। यह धारा 300 क्या है, हत्या। अब देखो, मैंने बताया था कि आपराधिक मानववध, तो मैंने बताया था। अब मैं लिख रहा हूं कि आपराधिक मानववध कब हत्या है, मतलब कि जो आपराधिक मानववध होता है उसको कब हत्या कहा जाएगा, यदि कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है मृत्यु करने के आशय से ही किया गया हो। जैसे मैंने साले वाला एग्जांपल दिया था, वो अपनी पत्नी को लेने गया था, वो वहां हत्या करना थोड़ी गया था। अब मान के चलो, अब वो जाता घर से सोच के कि आप तो जा रहा बस और साले को निपटा के अम्मा, तो वो हत्या कहलाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ ये अचानक नहीं कर रहा, वहां तो उसको गुस्सा आया, साले से झगड़ा हुआ विदाई की बात पे, और हो गया उनका जो भी हुआ। पर यहाँ पर वो कोई प्रोग्राम बना के तो जा नहीं रहा, समझ गए ना। तो ये फर्क है इसमें। दूसरा, यदि वह व्यक्ति ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभव हो, जैसे उसका साला था,
सरिया लेकर गया और खोपड़े में मार दिया। अब क्या था, मतलब खोपड़ी तोड़ दी, खिल गई। उसको पता था कि मैं जो खोपड़े में इसको सरिया मारूंगा तो इसकी इससे मृत्यु हो ही जाएगी। तो उसको अपराधी जानता था, अपराधी को इस चीज का ज्ञान था कि भाई जो मैं ये कर रहा हूं इस चीज की मृत्यु होगी तो वो भी हत्या में गिना जाएगा। ठीक है। यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य ऐसा है जिससे पूरी तरह से मृत्यु ही कारित होगी या शारीरिक क्षति ऐसी होगी जिससे मृत्यु होना संभावित है, ये तो दूसरा ही है। ठीक है। तो ऐसा कार्य हत्या कहलाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। धारा जो मानव आपराधिक मानव वध है और आपराधिक हत्या है, इसमें ये अंतर है। उसमें अचानक हो रहा था सब कुछ, अचानक से एक्सीडेंट हो रहा था, अचानक से भूल हो रही थी, अचानक से प्रकोपन आके झगड़ा हो रहा था। पर इसमें सब प्री प्लान है। प्री प्लान का मतलब है कि पहले से साजिश थी बंदे की, मैं जाऊंगा ससुराल में साले को ठोक के आऊंगा। ठीक है। और इसमें जो उसमें था, जैसे एक्सीडेंट, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ और अचानक अचानक से कोई मेरे सामने आ जाए और एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें क्या था, उसमें मेरा मन थोड़ी था कि भाई इसमें क्षति क्षति पहुंचेगी या जो भी होगा। पर इसमें क्या है, अब कोई मेरे से सामने आ रहा है, अब मैं उसको जान के, मेरी उससे दुश्मनी है और भाई मैंने उसको जान से उड़ा दिया, तो वो आपराधिक हत्या, ये आपराधिक हत्या होगी और वो आपराधिक वो होगा वध। अब देखो ये मैं बताता हूँ इसके जो दंड है वो क्या है, पर पहले इसके और वाद लिख लो, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट वाद हैं ये, इस धारा से संबंधित ही है। देवा बनाम राजस्थान राज्य 1999, धारा 300 से संबंधित हत्या से संबंधित वाद है। ठीक है, इनको लिख लेना सारे वादों को, ये आते रहते हैं। पांडुरंग बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये तो आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आता रहता है। पांडुरंग बनाम महाराष्ट्र राज्य। दशरथ पासवान बनाम बिहार राज्य। जे मेलविल ने आर जे मेलविल आर बनाम गोविंदा, गोविंदा गोविंदा है, गोविंदाना है, गोविंदा है ये। ठीक है, 1876 का बाद। शंकर लाल बनाम गुजरात राज्य, ये तो आपने सुना ही होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं। अमृत भूषण बनाम भारत संघ, ये भी इस धारा से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट वाद है। और जगन मोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये भी इस धारा से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद है। ठीक है। और जो इसमें आगे चले, इसका दंड क्या है, क्यों इतनी बड़ी बहस होती है कि भाई इसने आपराधिक मानव वध किया है या आपराधिक हत्या किया है, क्योंकि इन दोनों में भाई सीधी सी बात है, जमीन आसमान का फर्क है। धारा 302 में क्या है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। इसमें क्या है, इसमें एक तो मृत्यु दंड मिल सकता है, धारा 302 में मृत्यु दंड भी मिल सकता है, बल्कि जो आपराधिक मानववाद है उसमें मृत्यु दंड नहीं मिलता, या फिर आजीवन कारावास, या फिर आजीवन कारावास होगा प्लस जुर्माना होगा। इसमें क्या है, उसमें क्या है फर्क, उसमें 10 वर्ष तक की भी सजा का प्रावधान है, इसमें तो भैया या तो मृत्युदंड मिलेगा या फिर आजीवन कारावास मिलेगा, जुर्माना तो देना ही पड़ेगा। तो दोनों में कितना फर्क है, समझ रहे हो। तो इसलिए बहुत बहस होती है इस चीज पर, और इसीलिए जो वकील हैं, बड़े बड़े वकील हैं, अपने क्लाइंटों को अगर उन्हें लगता है कि नहीं बच रहे हैं, तो वो बाद में ऐसी चीज आपराधिक जो हत्या है उसको आपराधिक मानव वध साबित करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके दंड में देखो, जो आपराधिक मानव दंड है, देखो आपराधिक मानव वध के दंड तो आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक की कारावास, और इसमें 99% 10% तक का ही 10 वर्ष तक का ही कारावास होता है, आजीवन कारावास कभी कभार होता है प्लस जुर्माना। पर भैया इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसमें क्या ऑप्शन नहीं है, इसमें तो मृत्युदंड मिलेगा या फिर आजीवन कारावास मिलेगा, 10 वर्ष तक का तो कहीं कुछ है ही नहीं। और आजीवन कारावास भी मिलेगा तो तुम्हें पता ही है आजीवन कारावास कितना होता है और मृत्युदंड कितना होता है, मृत्युदंड का तो कुछ वही नहीं। तो इसलिए लोग इस पर बहुत बहस करते हैं कि मानव वध है या मानव हत्या है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट वाद हैं। इन्हीं वादों में तय किया गया था, ये जितने वाद हो रहे हैं इन वादों में ही तय करा गया था कि भाई क्या आपराधिक हत्या होगी और क्या आपराधिक वध होगा। इन्हीं वादों के तहत सब कुछ तय हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग गाइडलाइंस निकाली, अलग अलग चीजें निकाली, और हर बार इनमें अपडेट होती रही, और तकरीबन सारा काम हो गया। तो देखो, चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हो, ठीक है ना। मैं पॉलिटी की सोच रहा हूँ, पर पॉलिटी की क्योंकि वीडियो ना तो शेयर हो रही ना व्यूज आ रहे यार, कम से कम इतना तो कर दो, इतना तो कर दो। अगर मेरे मुझे देखो यार, कोई भी, मैं भले चाहे फ्री में पढ़ा रहा हूँ पर मुझे भी मोटिवेशन चाहिए ना, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए थोड़ा सा। तो अगर आप मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को शेयर नहीं कर सकते, थोड़ा सा व्यूज नहीं बढ़वा सकते यार, तो यार फिर क्या फायदा। तो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी दें, हर किसी को मोटिवेशन चाहिए होता है, मैं तो आपको दे देता हूँ मोटिवेशन, बट आपका भी फर्ज बनता है मेरे प्रति कि आप भी मेरे लिए कुछ करें। तो इन द एंड रखता हूँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इन द एंड जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।